The continuation of chapter 3, that is current electricity. Now today we'll talk about electric cell. इलेक्ट्रिक सेल का डेफिनेशन पहले समझते हैं. इट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मेंटेन्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट. सो अगर हम कोई एक सेल लें और उससे हम कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो करवाना चाहते हैं, करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, तो ये वो डिवाइस है जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करेगा. ये एज लॉन्ग एज जब तक ये चार्ज्ड है ये आपको कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज प्रोवाइड करेगा. अगर सेल डिस्चार्ज हो जाता है या फिर वीक हो जाता है तो फिर वो चार्ज का फ्लो कंटिन्यूस नहीं रखता है. तो यानी कि हम एक केमिकल कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. तो ऐसे सभी सेल्स को जो केमिकली डिज़ाइंड हैं और उनको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सेल्स बोलते हैं. नेक्स्ट बोलते हैं EMF. EMF इज़ अनदर डेफिनेशन विच इज़ हुज फुल फॉर्म इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वर्ड बोल रहा है फोर्स, बट दिस इज़ नॉट अ फोर्स, दिस इज़ अ वर्क डन. और इसको अगर हम डिफाइन करें तो वी से कि व्हेन इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज, टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल. तो मेन पॉइंट आपको लर्न करने वाला यही है कि जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाने के लिए अगर यूनिट चार्ज को ले जाना चाहते हैं तो जो हमने एडिशनल वर्क किया वो आपका EMF कहलाएगा. नॉर्मली क्या होता है, जब एक हायर पोटेंशियल पे चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ से करंट ऑटोमेटिकली अगर सर्किट क्लोज हो तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करके चला जाएगा. लेकिन जब वो वापस आएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तब आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं. इसी को हम EMF बोलते हैं. तो हम इन वन वे ये कह रहे हैं कि अगर एक यूनिट चार्ज लें और उसको हम एक बार पूरा ये राउंड द लूप अगर हम उसको घुमा दें यानी कि कंप्लीट सर्कल लूप बनवा दें, तो उसे ले जाने के लिए जो हमने काम किया वो क्या कहलाएगा? आपका EMF कहलाएगा. जिसमें हम ये कह सकते हैं हायर टू लोअर तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, बट लोअर टू हायर हमें वर्क करना पड़ा और उसी को हम वर्क डन यानी कि EMF बोल रहे हैं. नेक्स्ट इसी की डेफिनेशन को हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. इट इज़ ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन. ये वो कंडीशन भी है कि मान लीजिए जब आप सेल को यूज़ नहीं कर रहे, उसको आपने मैक्सिममली एज इट इज़ छोड़ दिया है, उसके इलेक्ट्रॉड्स किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको भी हम EMF ही बोलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. वो क्लियर है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि जब सर्किट ओपन है, सर्किट क्लोज नहीं है, उस सिचुएशन में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम EMF बोलेंगे. तो यानी कि उसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का तो कोई रोल आया ही नहीं, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करता है. और एक और इसमें टर्म कही जाती है कि EMF इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, EMF जो आपका होता है, दिस EMF इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. V जो डिफाइन कर रहा है वो डिफाइन कर रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो EMF इज़ योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड V इज़ योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे. अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं. तो यूनिट होती है इसकी वोल्ट्स या फिर जूल्स पर कूलम. सो दोनों ही आप इसकी यूनिट्स समझ सकते हैं. जूल्स पर कूलम क्योंकि हम कह रहे हैं कि वी आर डूइंग अ वर्क टू टेक अ चार्ज वंस राउंड द क्लोज लूप, यानी कि एक बारी कंप्लीट चक्कर कटाने के लिए या सर्किट में पूरा एक यूनिट चार्ज को लें और एक बार हम उसको कंप्लीट राउंड करा दें, सर्किट कंप्लीट करा दें, तो उस वक्त जो हमने काम किया वो है, या फिर इसको वोल्ट्स बोलें. तो आपको याद हो तो पोटेंशियल को या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V को, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप पहले डिफाइन करते थे उसको भी वर्क पर यूनिट चार्ज ही कहा जाता था, W/Q0 ही कहते थे उसको भी. तो वहीं से ये स्टेटमेंट भी वही है, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस राउंड द क्लोज लूप. वही स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन किसके लिए? यहाँ पे दो केसेस में हमने डिवाइड कर दिया उसको. एक को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक को बोलेंगे EMF. तो चलिए अब हमने EMF के बारे में सीखा कि वो काम कब करता है. वो वर्क डन है जब हम करंट नहीं ड्रॉ कर रहे, और वो तब है जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज को लेकर जा रहे हैं, चार्ज कैरियर्स को लेकर जा रहे हैं. अब आगे बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की. सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द
टर्मिनल से ऑफ द सेल, जैसे कि एक पॉइंट मैंने ये सर्किट का ले लिया और एक पॉइंट मैंने इस तरफ ले लिया है सर्किट का बी पॉइंट। सो ए और बी पॉइंट को अगर मैंने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, बी से और ए से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है, तो सेल के इस साइड से एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, वो तब जब ये सर्किट क्लोज होगा। तो जब हमने सर्किट को क्लोज किया तो एक करंट फ्लो करना शुरू किया अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, और बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ अक्रॉस दिस आर, दैट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो सेल के जो दो एक्सटर्नल टर्मिनल थे, ये वाला और ये वाला टर्मिनल, जो कि एक रेसिस्टेंस से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्टेड थे, उस दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। और हम कहते हैं कि इसी को आप ऊपर पॉइंट देखिए, ये कब एक्ट करता है? व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो आप देखें सबसे पहला पॉइंट हमने यही बताया कि जब सर्किट क्लोज होगा ओनली देन करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर। जब तक सर्किट आपका क्लोज नहीं है कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। और उस सिचुएशन में हम इसे, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। और जब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो फिर हम अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस कैपिटल आर को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बिकॉज करंट अक्रॉस आर फ्लो कर रहा है तो दैट मीन इट डिपेंड्स अपॉन आर, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर पे डिपेंड करता है, और ये हमेशा वी जो है, वी इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इज ऑलवेज लेस देन योर ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ को कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी हम उसे स्मॉल ई से भी, बट ई एप्सिलॉन भी कनेक्ट होता है। तो बहुत सारी बुक्स में आपको ईएमएफ के लिए ई सिंबल भी मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको कैपिटल ई भी मिलेगा। डोंट गेट कन्फ्यूज, दे आर द सेम। सो आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो वी हो गया ई के बराबर यूनिट, इसकी भी वोल्ट्स है। सो इसकी भी यूनिट वोल्ट्स है, या फिर हम जूल्स पर कूलम बोल रहे थे, वो भी यूनिट हम इसके लिए ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली दोनों ही पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, और वोल्ट्स और या जूल्स पर कूलम दोनों ही पोटेंशियल की यूनिट होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईएमएफ तब आता है जब सर्किट ओपन हो, पोटेंशियल तब आता है जब आप सर्किट को क्लोज करें और इंटरनल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस कुछ करंट फ्लो करे। तो यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। आगे बात करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस की। Now let's talk about the internal resistance of the cell. It is the resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current between its electrode. So हम ये कहें कि अगर मेरे पास ये एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स मैंने कंसिडर कर लिए, वन विल बी एट विद नेगेटिव पोटेंशियल, अनदर विल बी एट पॉजिटिव, और जब हम इस सर्किट के को क्लोज करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगी, ये कहाँ से कहाँ हुआ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अक्रॉस दिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। लेकिन जब यहाँ आप पहुँचोगे इस टर्मिनल पे तो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, और तो कोई कनेक्टेड एयर से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट द करंट विल या चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द लोअर पॉइंट टू द लोअर पोटेंशियल टू द अपर पोटेंशियल, यानी कि लोअर से हायर की तरफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करने लगेंगे। देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फील्ड था, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? वो इन पॉजिटिव चार्जेस के लिए कुछ रेसिस्टेंस अपोज कर रहा है, अपोजिशन क्रिएट कर रहा है और कुछ रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस। क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्जेस को लोअर टू हायर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा था, कुछ ना कुछ अपोजिशन फेस करना पड़ रहा था। जब तक अपोजिशन नहीं होगा तब तक आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्क कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर फेसिंग सर्टेन अपोजिशन, उसी अपोजिशन के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो। तो वो अपोजिशन किसने दिया? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ने दिया, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो था वो इस वक्त क्या क्रिएट कर रहा है? वो एक इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। सो हम यहाँ पर उसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं स्टेटमेंट में, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। और इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं स्मॉल आर। कैपिटल आर आप यूज़ करोगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए, और इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल स्मॉल आर। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, वो काफ़ी कंसनट्रेटेड है नहीं है, या क्या मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, क्या लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो, NH4Cl यूज़ कर रहे हो या कोई और जिंक क्लोराइड यूज़ करते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या यूज़ कर रहे हो उसके अंदर। तो इनके नेचर पर ये काफ़ी डिपेंड करेगा। देन
देन बात करते हैं आर, यानी कि किस पर प्रोपोर्शनल हो गया, कंसंट्रेशन पर। आर यानी इंटरनल रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो आप कितना डाइल्यूट यूज़ कर रहे हो, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस एज अ बैरियर या एज अ अपोजिशन यूज़ कर रहा है इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑल्सो। जब आप कंसंट्रेशन कम करते हो, डाइल्यूट करते हो सॉल्यूशन को, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी या आयंस की मोबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो अगर आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, या मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो हमें उसे और विस्कस बनाना पड़ेगा, यानी कि और थिक बनाना पड़ेगा और कंसनट्रेटेड बनाना पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा अगर कंसनट्रेशन बढ़ेगी। तो आर इंक्रीज करेगा अगर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आप बढ़ाते हैं तो इस फिगर पे एक बार फिर से आइए और देखिए, अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स का गैप बढ़ा दें, हम इलेक्ट्रोड को यहाँ रख दें, यानी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को या कंटेनर को बड़ा कर दें, वो इलेक्ट्रोड को थोड़ा पीछे ले आएँ, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ, द इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव आयंस थे, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर पहुँचने के लिए उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉलो करना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू काफ़ी देर तक, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में काफ़ी देर तक रहेंगे और उनको काफ़ी टाइम, काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए उनका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया। थर्ड पॉइंट लेते हैं कि आर विल डिक्रीज एज द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज इन द लिक्विड, इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम एरिया बढ़ा दें, इन्वर्सली रिलेटेड है, किसके इन्वर्सली रिलेटेड है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के। अगर हम जितना पोर्शन डिप्ड है, जैसे अगेन ये फिगर देखते हैं, तो अभी तक क्या था, इतना पोर्शन डिप्ड है, अगर आप इतने की बजाय यहाँ तक का पोर्शन इलेक्ट्रोड का नीचे लिक्विड में डिप कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में लिक्विड जब ज़्यादा अमाउंट में इमर्स्ड हो गया, तो यानी अब इलेक्ट्रोड, अब जो पॉजिटिव आयंस थे उनको यहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है, ज़्यादा एरिया मिल रहा है। और अगर सिर्फ इतना ही पोर्शन एक्यूमुलेट होता तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स यहीं आते रहते और फिर जो पीछे वाले चार्ज पार्टिकल्स और यहाँ पहुँच रहे थे उनको उतनी कंडक्टिविटी उनकी नहीं बनती, यहाँ पर आपकी एक्यूमुलेशन हो जाती है पॉजिटिव चार्जेस की, तो फिर जो बाकी के आने वाले चार्जेस हैं वो यहीं तक रह जाते, वो प्लेट तक पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन अगर ज़्यादा एरिया आपने ड्रिप कर दिया तो इसका मतलब आपको एक्सपोज्ड पोर्शन ज़्यादा मिल रहा है और जो चार्ज पार्टिकल नीचे नहीं पहुँच पाए वो ऊपर वाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी कि सर्किट कंप्लीट होने में आसानी होगी। इसीलिए क्या कह रहे हैं हम कि अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रिलेशनशिप कैसा है, इन्वर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्परेचर के साथ भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है। उसका भी रीज़न यही है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी भी इंटरनल रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। अगर आप एक न्यू परचेज्ड सेल देखेंगे तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस काफ़ी कम होता है, लेकिन विद यूसेज, विद टाइम ये इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत टाइम तक हम सेल को खुला नहीं छोड़ते, या उसमें इसे इलेक्ट्रोड, आपने नॉर्मली प्रैक्टिकल लैब में अगर परफॉर्म किया हो तो जो भी हम सेल डिज़ाइन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या लेग्लांचे सेल जो हम बनाते हैं वहाँ पे, उसमें से हम इलेक्ट्रोड्स को बाहर निकाल के रखते हैं ताकि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली चले नहीं, क्योंकि अगर चलेगा तो जितने ज़्यादा आयंस और जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे वो उतना ही इंटरनल रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे। तो टाइम और यूसेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनल रेसिस्टेंस के केस में। तो नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, that is the relationship between the E and V. E was EMF and V was terminal potential difference. तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप निकालते हैं और एक सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया है जिसमें ये कॉम्बिनेशन, ये जो पोर्शन है, दिस इज़ अ सेल, कंप्लीट सेल दिखाया है जिसमें सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी है और EMF भी है। तो यहाँ E EMF है, R इंटरनल रेसिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने कैपिटल R कनेक्ट किया है और करंट I फ्लो करा दिया है। तो हम देखते हैं, डेफिनेशन कहती है कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज राउंड द लूप, यानी हमने इस पूरे सर्किट में जो वर्क परफॉर्म किया एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को मूव कराने में, वो क्या कहलाएगा आपका EMF। दिस इज़ द नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर EMF। तो इसका मतलब हुआ कि हमने दो काम किए। अगर मैं इस टर्मिनल को A और इसे B लेती हूँ तो इसका मतलब एक काम तो हुआ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R और एक काम हुआ फ्रॉम B टू A। तो मेरे पास वर्क डन हुआ फ्रॉम A टू B एंड देन वर्क डन हुआ फ्रॉम B टू A।
सो अगर इसी को अगर हम देखें तो वर्क डन जो ए से बी तक वर्क डन हुआ है उसे हम बोलते थे पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम अभी डिफाइन करते हैं। और वी डैश जो हो गया कहाँ से कहाँ तक, बी से लेकर ए तक, तो उसको हम कहते हैं वी डैश। वी क्या चीज़ है, वी बाय द ओम्स लॉ वी से दैट वी इज इक्वल टू आई आर। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपने लगाया है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, आई आर। लेकिन जो यहाँ पर आप बी से ए के बीच में जो पोटेंशियल ले रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेसिस्टेंस, छोटे इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से, स्मॉल आई आर। तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई मैंने कॉमन निकाल लिया। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइन नेट करंट, आई आप डिफाइन कर सकते हो विच इज़ ई इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया। इसको तो हम यूज़ कर लेते हैं फॉर करंट डिफाइनिंग के लिए। लेकिन अगर यही सर्किट में, इसी सर्किट में आप सिर्फ इतना ही करते कि ई एम एफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, जो हमने सेपरेट करके रखा था स्मॉल आर की वजह से और कैपिटल आर की वजह से, और लेकिन कैपिटल आर वाले को हम बोलते थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड टेक दिस आई आर ऑन दिस साइड, सो यू आर लेफ्ट विद आई ऑफ आर। सो अब आपके पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के बीच में आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ माइनस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर आप चाहें तो यहाँ इस करंट को यूज़ करके वी आई आर में वी इज इक्वल टू आई आर रिलेशनशिप था, तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद ई आर बाई आर प्लस आर स्मॉल आर। ये भी एक रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है। और अगर यहाँ से आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो ये मैं यहाँ पर स्पेशल केस निकाल के बताती हूँ कि अगर आपका करंट ज़ीरो होता तो मेरे पास रिलेशनशिप यहाँ आया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ई माइनस आई आर, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया था। जो हम निकाल रहे थे वो यही रिलेशनशिप, आई तो हमने निकाला है जस्ट फॉर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए नेट करंट जो निकाला जाता है, ये नेट करंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखिए इफ़ I इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने कहा था जब सर्किट से कोई करंट ना निकाला जाए तो उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर होगा। तो लुक एट दिस हेयर, लुक एट दिस इक्वेशन, I अगर ज़ीरो हो जाएगा तो E विल बी इक्वल टू V। तो आपके पास आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, कब, जब कोई करंट नहीं निकाला जा रहा। और यही हमारी पहली स्टेटमेंट थी। जो पहली स्टेटमेंट थी ये देखिए यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। जब करंट नहीं निकाला जा रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका इसके बराबर आता है। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ से सेटिस्फाई होती है। मोर ओवर हम इसी इक्वेशन से रेसिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये रिलेशनशिप है, आई आर को मैं इधर ले जाती हूँ तो आपके पास बचता है ई माइनस वी एंड डिवाइडेड बाय आई। ये भी आप रिलेशनशिप दे सकते हैं। और अगर आप आई की वैल्यू पुट करना चाहें तो यहाँ फिर से एक रिलेशनशिप बन जाएगा ई माइनस वी, और आई की रिलेशनशिप आई हम बोल देते हैं वी बाय आर के बराबर भी होता है। तो यहाँ आप वी पुट कर दें और आर को इधर ले जाएं। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। मतलब ये तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। करंट आप बार बार यूज़ करोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन भी यूज़ करोगे, और फिर आप इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। सो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चाहूँगी कि कुछ ग्राफ्स ले लें नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट क्लास में विल टेक सम ग्राफ्स फ्रॉम दी रिलेटिंग दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को। सो कंक्लूड कर देते हैं एक बार फिर से। V क्या था, अगर A और B दो टर्मिनल हैं तो इनके बीच, और ये यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो जो ये क्रिएट कर रहा है वो क्या है, वो है पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर एक सेल है और उस सेल में आप लो से हाई पे ले जाने के लिए यानी माइनस से प्लस पे ले जाने के लिए आप जो वर्क परफॉर्म कर रहे हो वो क्या है, वो EMF है। ये कब है, ओपन सर्किट में, ये कब है, क्लोज्ड सर्किट के अंदर। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।